जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। मैं रमन सर आप लोग के लिए आज व्याकरण का क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं शब्द के बारे में। क्या शब्द के बारे में जानेंगे और पूरा डिटेल से आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। आज के बाद आपको शब्द में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, आपके स्क्रीन पे लगाते चलेंगे और आप लोग वहां से अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, या आपके पास तो बुक होगा ही, आप अपना बुक में से भी लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज आपको एकदम आसानी तरीका से समझाएंगे। जो कोई भी वर्ड आ जाता है और आपको पूछ देता है ये क्या है, ये तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। जैसे भतार कह देगा ये कौन सा शब्द है, भतार कौन सा शब्द है, मेहरारू कौन सा शब्द है, क्षेत्र खेत कौन सा शब्द है। ये आपको पूछ दिया जाता है बार बार एग्जाम में, बालक कौन सा शब्द है। तो आपको एग्जाम में पता नहीं चलता है जो ये कौन सा शब्द है और कैसे इसको पहचानेंगे। तो सारा चीज आज के वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति कह देते हैं वर्णों की सार्थक, वर्ण या ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं, वर्ण या ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल, एक सार्थक होना चाहिए। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं राम, राम क्या है, एक सार्थक शब्द है। राम क्या है, एक सार्थक, दो वर्ण मिला, दो वर्णों के मिलने से जो सार्थक उत्पन्न होता है। जैसे इसको शॉर्ट कोट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्णों के सार्थक संघात को हम लोग शब्द कहते हैं। यानी कि दो वर्ण, जैसे हम लिख देंगे क अ, क ये भी वर्ण है, क भी वर्ण है, अ भी वर्ण है, लेकिन क अ कोई वर्ड ही नहीं बना, यानी कोई शब्द ही नहीं बना। शब्द को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे कोई वर्ड ही नहीं बना, लेकिन वहीं पे हम लिखे राम राम। तो यह एक क्या है, दो वर्ण है, दो वर्ण है। तो वही का परिभाषा समझ गया, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, यानी दो वर्ण को मिलाएंगे और उसका एक सार्थक अर्थ निकले, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो शब्द कहेंगे, उसे ही हम लोग शब्द कहेंगे। आपका नाम, जैसे जो भी आपका नाम है वह क्या है, एक शब्द है। यानी कि दो तीन वर्ण मिलके और एक शब्द बना, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो उम्मीद है आज के बाद आपको शब्द में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। शब्द के रूप कितना होता है, शब्द के कितना रूप होता है, तो याद रखिएगा शब्द दो रूप होता है। रूप कितना होता है, दो होता है। सार्थक शब्द, साइड आवाज आता होगा उसको इग्नोर करिएगा। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, इसका परिभाषा आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। जिन शब्द का कोई अर्थ हो, जिन शब्द का कोई अर्थ हो, उन्हें ही हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्द का कोई अर्थ हो, उन्हीं शब्द को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि गंगा, गंगा एक सार्थक शब्द है। गंगा क्या है, एक सार्थक। गंगा हम लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं पानी, यानी कि एक नदी है, गंगा एक नदी है, यानी एक सार्थक एक शब्द बना और जिसका एक अर्थ भी होता है। यमुना, यमुना यह भी एक क्या है, इसका भी एक अर्थ होता है, यानी कि यह भी क्या एक सार्थक है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, यानी ये सब क्या है, एक सार्थक शब्द है। जिसका कोई अर्थ हो उसे ही हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। और इसका दूसरा होता है शब्द के रूप में निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, शब्द निरर्थक शब्द होता है। क्या होता है भाई, निरर्थक शब्द होता है। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन उम्मीद करेंगे इसमें आपको पूरा डिटेल से आपको हम समझा दे, आपके मन में एक भी डाउट आज के बाद शब्द को लेके नहीं रहेगा। तो निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, डायरेक्ट याद रखेंगे, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो। वैसे सार्थक का मतलब वैसे भी हम लोग समझ, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक शब्द हो गया, जिसका कोई अर्थ नहीं हो वह निरर्थक शब्द हो गया। जैसे हम लोग कह सकते हैं, भाषा में हम लोग बोलते हैं राम वाम। राम तो एक सार्थक है, लेकिन वाम इसमें कोई सार्थक नहीं है, ये निरर्थक, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं पानी, पानी वानी, पानी वानी लाओ। कहीं जाते हैं तो हम लोग कह देते हैं पानी वानी लाओ, पानी वानी लाओ, पानी वानी, पानी तो एक अर्थ है, लेकिन वानी कोई अर्थ ही नहीं है। तो जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका
कोई अर्थ न हो उसे ही हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं, उसे ही हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। लड़की वड़की कहते हैं, लड़की वड़की ऐसे करता है, लड़का वड़का वैसे करता है, यानी लड़का तो एक है, लड़की तो क्या है, सार्थक। लेकिन वड़की, लड़की वड़की, वर्ड की कोई अर्थ ही नहीं है उसका, तो ये क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। रोटी वोटी लाओ, कहीं जाते हैं कहते हैं रोटी वोटी लाओ, यानी कि इसका कोई अर्थ, रोटी, रोटी का तो मतलब जानते हैं रोटी खाने के लिए, लेकिन वोटी क्या है, तो इसका कोई अर्थ ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत कोई भी नहीं हुआ है तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो ये क्लास आपको कैसा लगा। आप लोग का एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि वीडियो बनाने का और ज्यादा मन होता है। जैसे यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे जो सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। हम लोग वैसे शब्द के भेद पढ़ते हैं, लेकिन सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? रचना के अनुसार सार्थक शब्द, रचना के अनुसार, उत्पत्ति या जन्म के आधार पे सार्थक शब्द, अर्थ के आधार पे, काव्य शास्त्र के आधार पे, और विकार के प्रयोग के आधार पे। ये 5 शब्द होता है। कौन कौन बोले? रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, विकार के आधार या अर्थ के आधार कह सकते हैं, अर्थ के आधार पर, विकार के या प्रयोग के आधार पे, और काव्य शास्त्र के आधार पे। तो हम लोग को अभी यहाँ पे हम 3 ही चीज पढ़ेंगे, 3 के बारे में यहाँ पे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, रचना के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार और विकार के प्रयोग के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टि से आप लोग अगर नोट करते चलिएगा तो आपके स्क्रीन पे लगा दिए हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं तत्सम, तत्व जोड़ सम। तो तत्सम कहते किसे हैं? तो परिभाषा आप लोग के स्क्रीन पे आ जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ये तो आपकी किताब में भी होगा, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, तत्सम को हम लिखेंगे तो तत्व जोड़ धन, तत्व जोड़ धन, इसको हम लिख सकते हैं तत्व जोड़ धन। तत्व का अर्थ होता है उसके, तत्व का अर्थ उसके, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तत्व का अर्थ उसके, और धन का अर्थ यहाँ पे हम समझेंगे समान, उसके समान, उसके समान, किसके समान? अब हमको यहाँ पे समझना है उसके समान यानी किसके समान। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट समझेंगे, यहाँ पे परिभाषा में भी हम लिखनी है, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, यानी हिंदी का जो शब्द संस्कृत में उपयोग किया जाता है लेकिन उसका रूप नहीं बदलता है, यानी उसी के समान रहते हैं, उसके समान, यानी उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि जो शब्द संस्कृत का है उसको उठा के हम लोग कहाँ ले आए हैं? उठा के उसको हिंदी में ले आए हैं, और उसका रूप में कोई, यानी उसके नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसे ही हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे समझने के लिए संस्कृत में भी आप पढ़ते होइएगा, अगर संस्कृत पढ़े होंगे तो बालक, बालक क्या है? एक संस्कृत शब्द है, लेकिन उसका जब हम हिंदी में भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बालक ही लिखते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक क्या है? एक संस्कृत शब्द है, लेकिन जब उसको हम हिंदी में लिखते हैं तब भी क्या लिखते हैं? पुस्तक ही लिखते हैं। राज्य, राज्य भी एक क्या है? संस्कृत शब्द है, लेकिन जब उसको हम हिंदी में लिखते हैं फिर भी राज्य लिखते हैं। प्रजा, प्रजा, प्रजा क्या है? एक संस्कृत शब्द है, लेकिन जब उसको हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रजा ही लिखते हैं हिंदी में। माता, माता एक क्या है? संस्कृत शब्द है। माता जो है, माता, ये भी एक संस्कृत शब्द है, लेकिन जब उसको हम लिखते हैं तो हिंदी में भी माता ही लिखते हैं। पिता, 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 ये भी क्या? एक संस्कृत शब्द है, लेकिन जब उसको हम लिखते हैं तो हिंदी में भी वही लिखते हैं। तो याद रखेंगे उसके समान, बस इतना याद रखिए, उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। जो शब्द हिंदी से उठाया गया है, जो शब्द हिंदी से उठाया गया है और संस्कृत में उसका प्रयोग करते हैं, हम लोग संस्कृत में उसका प्रयोग करते हैं, वो सारा शब्द क्या कहलाता है? तो वो सभी शब्द आपको तत्सम कहलाता है। तत्सम यानी कि उसका रूप नहीं बदलता है, तो वो सभी का सभी क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तत्सम में जैसे कि यहाँ पे आपको बुक में आपके स्क्रीन पे लगा होगा जगत, फल, कुसुम, पुस्तक, पृथ्वी, ये सभी क्या है तत्सम शब्द है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तद्भव शब्द, तद्भव किसे कहते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ताकि समझने में आपको। तो तद्भव का परिभाषा लिखना चाहिएगा तो आपके स्क्रीन पे हम लगा देंगे। जो तद्भव शब्द कहते किसे है। दूसरा नंबर इसका उत्पत्ति की दृष्टि शब्द के 4 है। तो दूसरा नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो आपके परिभाषा में यहाँ पे देख सकते हैं तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहते हैं। तो इसमें हमको बस इतना याद रखना है जो तद जोड़ भव अर्थात इस प्रकार हो गया अर्थ हिंदी का जो शब्द संस्कृत से निकलकर वो बाद में क्या होता है परिवर्तन हो गया हो। जैसे तत्सम पढ़े जो बालक है संस्कृत में तो वो हिंदी में भी बालक लिखा था, लेकिन जिन शब्द यानी कि जिस शब्द को यहाँ पे परिभाषा तत्सम के बिगड़े रूप यानी कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको एग्जाम्पल के लिए अगिन लिखा हुआ है अगिन। तो ये क्या है एक संस्कृत शब्द है, ये क्या है एक संस्कृत शब्द है, लेकिन जब इसको हम लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं आग लिखते हैं, आग लिखते हैं हिंदी में। तो ये क्या है तद्भव है, यानी संस्कृत का शब्द जो उठ के और हिंदी में प्रयोग करने पर उसको लिखने का यानी कि अर्थ ही उसका यानी कि बदल जाता है। जैसे कि आप लोग लिखते जानते होंगे क्षेत्र, 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 पहले खेत को क्षेत्र कहा जाता था, पहले खेत को क्षेत्र कहा जाता था। तो अब हम लोग लिखते हैं खेत। तो खेत क्या है एक तद्भव है, खेत क्या है एक तद्भव है। जैसे कि हम लोग पहले खीर को क्षीर कहते थे, क्षीर कहते थे, ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है क्षीर, लेकिन हिंदी में उसको हम लोग लिखते हैं खीर, उसको लिखते हैं खीर। यानी क्षेत्र संस्कृत का शब्द है, उसको हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं खेत। क्षीर है कौन चीज तो आपका संस्कृत में लिखा जाता है क्षीर, उसे ही हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं खीर। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कपूर हो गया, कबड़ा हो गया, उसके बाद बहुत सारे शब्द यहाँ पे दिया गया है जो शब्द क्या है यानी कि तद्भव है। यानी जो शब्द संस्कृत से उठ के आया हो, जो संस्कृत से निकल के आया हो और हिंदी में उसका आने के बाद उसका यानी कि लिखने का जो हम लिखते हैं वो बदल जाता है, उसका रूप अपना रूप बदल लेता है, जो रूप रहता है वो अपना रूप बदल लेता है, वो सभी क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कभी भी पहचानने में ये दिक्कत हो रहा है जो कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा शब्द तद्भव होगा, तो आपको एक वीडियो बना के हम स्पेशल उसके लिए दिए हैं, 10 मिनट का वीडियो है जिसमें कि आपको पूरा डिटेल से बताए हैं। जिसमें छतरी वाला छ लगा हुआ है वो सभी तत्सम हो जाएगा, जिसमें छ लगा हुआ है छतरी वाला नहीं, आपको छ लगा है या ख लगा है तो वह सभी तत्सम हो जाएगा। इस तरह से आप उसमें ट्रिक से आपको हम याद करवाए हैं, आप ट्रिक से यानी कि आप देखिएगा वर्ड को आप आसानी से बता सकते हैं जो ये तत्सम है ये तद्भव है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, मेरा उस चैनल पे ये वीडियो डाला हुआ है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देशज, देशज किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो देशज शब्द किसे कहते हैं, तो देशज जिन शब्द का जन्म देश में हुआ हो, जिन शब्दों का जन्म अपने ही देश में हुआ हो, देशज। जो कि यहाँ परिभाषा देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को ही हम लोग देशज कहते हैं। यानी हमारे ओर में जो एक सीमित जगह में ही एक अपने एरिया में ही फैल के रह जाता है, अपने ही जगह पे रह जाता है, बाहर वो शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम अपने जगह पे ही उपयोग करते हैं, बाहर वाला उसको नहीं समझ पाएगा। यानी देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को ही देशज कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं मेहरारू, ये क्या है देशज है, भतार ये क्या है देशज है, लोटा ये क्या है देशज है, थरिया क्या है देशज है। इस तरह से बहुत सारे शब्द जो है देशज जो कि हम लोग अपने देश में बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग देशज कहते हैं। चलिए विदेशज किसे कहते हैं, आप लोग के स्क्रीन पर आया हुआ जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे ही हम लोग विदेशज कहते हैं। जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ हो उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं विदेशज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी में हॉस्पिटल, डॉक्टर ये सब जो हम लोग लिखते हैं ये सब क्या है विदेशज शब्द है, यानी कि अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम लोग अपने यहाँ पे हिंदी में भी उसका
प्रयोग करते हैं। तो जिन शब्द का जन्म यानी विदेश में हुआ हो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। और एक चीज और इसी बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा जो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं, जो कि आपको संकर शब्द आपको एक देखने के लिए मिलता होगा। 5वां नंबर संकर शब्द, संकर शब्द। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपके एग्जाम में अगर पूछता है उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 ही लगाना है, ठीक है। ये संकर शब्द एक जोड़ा गया है जिसमें देशी और विदेशी दोनों मिला हुआ हो। आप लोग बायोलॉजी में आप लोग को पढ़ाए हुए भी है, जो देशज और विदेशज दोनों शब्द जब मिलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। यानी कि देशज और विदेशज, यानी कि एक व्यक्ति है देश का और एक व्यक्ति है विदेश का, तो यही क्या होगा, ये दोनों जब मिलेगा इससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वह बच्चा क्या कहलाएगा, संकर नस्ल का बच्चा है, यानी कि संकर शब्द है। तो यहाँ पर भी बस वैसे ही आपको याद रखना है, जैसे आप बायोलॉजी में पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। यानी कि जैसे कि आपको बता दूं, सिनेमा घर हम लोग कहते हैं, सिनेमा घर, घर ये क्या है, संकर शब्द है। देखिए सिनेमा इंग्लिश शब्द हो गया यानी कि विदेशज शब्द हो गया, और घर क्या हो गया हम लोग का, देशज शब्द हो गया। यानी कि इंग्लिश और हिंदी, देशज और विदेशज जो दोनों अगर जिसमें मिल जाए जिस वर्ड में, वो सभी संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, ये भी क्या हो गया, रेल हो गया आपको कौन चीज, विदेशज, और गाड़ी हो गया आपको देशज। किताब घर, किताब और घर, किताब घर। उसके बाद आपको बहुत सारे शब्द जैसे रेल विभाग, रेल और विभाग हो गया हिंदी। तो इस तरह से दोनों शब्द जब मिलेगा एक साथ रहेगा तो उसे ही हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो इसके बारे में आपको उतना पढ़ना नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्पत्ति के आधार पे हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कौन चीज के आधार पे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग बता भी सकते हैं, पता होगा अधिकांश विद्यार्थी को। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितना, 3 भेद सिर्फ होते हैं। कौन कौन, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिसमें रूढ़ किसे कहते हैं, तो जिन शब्द के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ कहते हैं। यानी जिन शब्द को हम खंड करेंगे और उसका कोई भी अर्थ न निकले, उसका कोई भी अर्थ न निकले, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो रूढ़ कहते हैं। जैसे समझिएगा घर, घर को जब खंड करेंगे तो घ और र, यानी कि अगर अलग अलग लिखे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जिम्नाक, ना और क, ना का कोई अर्थ क, यानी कि जिन शब्द को खंड किए जाने पर कोई भी अर्थ न निकले उससे हम लोग रूढ़ कहते हैं। डायरेक्ट याद रखेंगे, जिन शब्द को खंड किए जाने पर कोई भी अर्थ न निकले उसे ही हम लोग रूढ़ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बच गए। दूसरा नंबर हो गया आपका दिया हुआ यौगिक, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हो और जिससे के सभी खंड सार्थक हो, यौगिक कहलाते हैं। यानी कहा गया यौगिक उस शब्द को कहते हैं जिसको खंड जो दूसरे शब्द के मेल से बना है, दूसरे शब्द के मिलने से बनता है, दो शब्द मिलने से बनता है, और जिसको अगर हम खंड भी कर दे यानी बांट भी दे तो उसका भी एक एक अर्थ, अपना कोई अर्थ होगा, उसे ही हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं घुड़सवार, तो घोड़ा एक और सवार एक, घोड़ा का भी एक अपना अर्थ है और सवारी का भी एक अपना अर्थ है, और दोनों को मिलाएंगे तो घोड़ सवार हो जाएगा। जैसे विद्यासागर, विद्यासागर, विद्या का एक अपना अर्थी है, अपना विद्या, और एक सागर हो गया। जैसे हम लोग विद्यालय कहते हैं, विद्या जोड़ आर्य, विद्या जोड़ आर्य दोनों मिलेगा तो विद्यालय, और इसका एक अपना अपना अर्थ भी होता है। तो जिन शब्दों को ऐसे शब्द जिन शब्द दूसरे शब्द के मेल से बना हुआ और जिससे खंड किए जाने पर, जिससे बांटने पर भी एक विशेष अर्थ यानी कि उसका एक अर्थ बनता हो, अर्थ सार्थक होता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। चलिए योग रूढ़ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ के एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता, बेवफा वाला काम करता है योग रूढ़, यानी कि एक साधारण अर्थ को छोड़कर और विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे हम कहेंगे गजानंद, गजानंद, यानी गजानंद जब भी आपको कहेंगे तो आप समझ जाइएगा गणेश भगवान के बारे में कह रहे हैं।
पंकज, दशानन, दशानन, दशानन जब ही कहेंगे तो आप समझ जाइएगा रावण को कह रहा है दशानन। लंबोदर, लंबोदर यानी लंबोदर हम लिखते हैं, लेकिन जब ही लंबोदर लिखे तो उसका एक विशेष अर्थ हो जाएगा, विशेष अर्थ गणेश जी को कह रहा है। वही चीज यहाँ परिभाषा है, जो साधारण अर्थ को छोड़ के और एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा है। और देखिए, एक विकार के रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट या रचना हम पढ़ लिए थे, रूपांतर की दृष्टि से हम लोग जानेंगे, या विकार की दृष्टि से भी कह सकते हैं। प्रयोग की या विकार के आधार पर भी शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द, जो कि ये आपको एग्जाम में नॉर्मल पूछता है, उससे समझ लीजिए। विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ये सभी क्या होता है, विकारी शब्द होता है। इसमें आपको जानने के लिए, इसको अधिक जानने के लिए आपको लिंग पढ़ना होगा, वचन, कारक, ये सब अगर आप पढ़े हैं तब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपको माता पिता, भाई बहन, ये सभी क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के सभी शब्द विकारी शब्द है, यानी सभी का जितना शब्द होगा वो सभी क्या है, विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द, यानी यहाँ पे जैसे शॉर्टकट में लिखेंगे, अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं, जिनके रूप नहीं बदलते हैं उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। तो बस इतना ही रहने देते हैं। इसके और बहुत सारे भेद है, जैसे कि आपको हम शुरू में बताए थे 5 गो, तो हम यहाँ पे आपको पढ़ाए रूपांतर की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और बनावट या रचना, 3 ही पढ़ाए, और काव्य शास्त्र और आपको एक अर्थ के आधार पर। ये दोनों आपको जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करिएगा उस समय आपको पढ़ना है, आपको तत्सम तद्भव पहचाना है। मेरा फर्स्ट चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले वीडियो में। संज्ञा, उसके बाद आपको सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, लगातार आपका क्लास मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।